बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल जूलियाना टॉप एक्शन बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अजीब बात है, वाकई अजीब बात है। ज़रा फ़ोन मुझे दिखाइए, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और डॉक्टर सिद्दीकी ने बगैर ये पूछे कि वो किसे फ़ोन करना चाहता है मेज़ पर मौजूद फ़ोन उठाकर इसके सामने रख दिया। इमरान ने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस। चंद लम्हों बाद एक कपकपाती सी आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर ग्राहम, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया। अली इमरान? ओह, बड़े अरसे बाद फ़ोन किया है तुमने, खैरियत? इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में बेतकल्लुफ़ी थी। डॉक्टर ग्राहम, आपने सारी उम्र इंसानी जहन पर रिसर्च की है। एक केस सामने आया है अब बड़ा अजीबो गरीब किस्म का। मैंने सोचा आपसे बात कर ली जाए। इमरान ने कहा। ओ बेटे, मुझे तो अरसा हो गया है। मैं तो बिल्कुल ही हर चीज़ से रिटायर हो चुका हूँ। मेरा अपना जहन इतना कमज़ोर हो गया है कि ज़रा सा पढ़ा भी नहीं जाता, इसलिए बस बिस्तर पर लेटा रहता हूँ या टीवी वगैरह देखता रहता हूँ। लेकिन बात क्या है, तुम तो इतनी जल्दी परेशान होने वालों में से नहीं हो। डॉक्टर ग्राहम ने कहा। बात ही ऐसी है डॉक्टर, मेरी एक अजीज़ा का केस है, इमरान ने कहा और फिर इसने तफसील से जूलिया की तमाम कैफियत बता दी। टेस्ट रिपोर्टें और तमाम दूसरी चीज़ों के मुतालिक भी तफसील बता दी। ओह, ये तो बिल्कुल वैसा ही केस लगता है जिसका जिक्र डॉक्टर कारगिल कर रहा था। डॉक्टर ग्राहम ने चौंकते हुए कहा। डॉक्टर कारगिल? वो कौन साहब हैं? इमरान ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। इसकी आंखों में यकलख चमक उभर आई थी। अभी थोड़ी देर पहले टेलीविज़न पर एक गैर मुल्की डॉक्टर का इंटरव्यू नशर हुआ है। इन डॉक्टर साहब का नाम कारगिल है और इनका ताल्लुक़ वेस्टर्न कॉमन से है। इस इंटरव्यू में इन्होंने दमा की एक बिल्कुल नई बीमारी का जिक्र किया है जिसे वो ओक्यूया हिस्टियान कह रहे थे। कुछ अजीब सा नाम है। बहरहाल इन्होंने इस मर्ज़ पर बड़ी तफसील से रोशनी डाली है और बिल्कुल वही कैफियत बताई हैं जो तुमने बताई हैं। अगर ये प्रोग्राम पहले से रिकॉर्ड शुदा नहीं है तो जाहिर है वो अभी यहीं होंगे। तुम इनसे मिल लो, शायद तुम्हारा मसला हल हो जाए। मेरे जहन में तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ग्राहम ने कहा। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ग्राहम, आपने वाकई अहम तरीन क्लू दिया है। वेरी थैंकफुल टू यू। मैं जल्द ही आपसे मिलूँगा। खुदा हाफिज़, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या कह रहे थे डॉक्टर ग्राहम? वो तो अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और इमरान ने उसे डॉक्टर ग्राहम की बात बताई तो डॉक्टर सिद्दीकी भी चौंक पड़े। ओह, अगर ऐसा है तो फिर हमें फ़ौरन इस डॉक्टर कारगिल से मिलना चाहिए। ये तो कुदरत की तरफ से रहमत के आसार हैं, डॉक्टर सिद्दीकी ने सर हिलाते हुए कहा। मैं अभी इन्हें तलाश करके मिलता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज़, इमरान ने कहा और उठकर दफ्तर से बाहर आ गया। अस्पताल से बाहर आकर वो कार लिए आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही इसने कार एक पब्लिक फ़ोन बूथ के करीब रोकी और नीचे उतरकर वो फ़ोन बूथ में दाखिल हो गया। डॉक्टर सिद्दीकी के सामने वो कोई बात ना करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से निकल आया था। इमरान ने जेब टटोली और फिर कोट की अंदरूनी जेब से चंद सिक्के बरामद हो गए। इसने सिक्के डाले और फिर सर सुल्तान के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। वो इनकी कोठी पर फ़ोन कर रहा था क्योंकि दफ्तर का वक्त ख़त्म हो चुका था। जी साहब, दूसरी तरफ से सर सुल्तान के मुलाजिम की आवाज़ सुनाई दी। बख्शू बाबा, मैं इमरान बोल रहा हूँ, बड़े साहब से बात कराओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा साहब, होल्ड करें। दूसरी तरफ से मुलाजिम ने कहा। यस, सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज़ रिसीवर पर उभरी। सुल्तान बोला नहीं करते, फरमाया करते हैं। वैसे कहीं आप टीवी ड्रामा वाले सुल्तान तो नहीं हैं कि सुल्तान बने दरबारियों को जागीरें बख्शी जा रही हैं और बाहर निकलकर चाय उधार पी जा रही है। इमरान की ज़बान चल पड़ी और सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े। ये आज तुम्हें टीवी कैसे याद आ गया? मेरे ख्याल में फ़ारिग हो इसलिए टीवी देखते रहते हो, सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा। ये बताएं कि टीवी पर कोई वाकिफ़ भी है आपका? क्यों, अदाकारी करनी है या गुलकारी? सर सुल्तान ने हंसते हुए पूछा। दोनों ही मसले ख़राब हैं, क्योंकि जब मैं गुलकारी शुरू करता हूं तो सुनने वाले अदाकारी शुरू कर देते हैं पागलपन की। मेरा मतलब है कि
इतने डंडे उठाकर आ जाते हैं मारने के लिए, और जब मैं अदाकारी शुरू करता हूँ तो देखने वाले गुलकारी शुरू कर देते हैं। बड़ी मुतरन्नम गालियाँ सुननी पड़ती हैं। इमरान ने जवाब दिया और सर सुल्तान के ज़ोरदार कहकहे से रिसीवर झुंझुनाने लगा। अरे अरे, आपने तो दोनों काम बैक वक्त शुरू कर दिए। आपकी हंसी में अदाकारी भी है और गुलकारी भी, बड़ा सुर ताल चल रहा है, कहा इमरान ने कहा, और सर सुल्तान एक बार फिर हंस पड़े। अच्छा, अब बताओ फ़ोन कैसे किया? मैंने दफ्तर का अहम काम निपटाना है, सर सुल्तान ने अपने आप को संभालते हुए कहा। असल बात भी यही है, टीवी के सिलसिले में काम पड़ गया है और मैं वहाँ एक्स्ट्रा की हैसियत से बात नहीं करना चाहता। आज एक गैर मुल्की डॉक्टर कारगिल का इंटरव्यू नशर हुआ है टीवी से। इसके मुतालिक तफसीलात चाहिए कि वो साहब अभी यहाँ मौजूद हैं या नहीं। अगर वापस चले गए हैं तो इनका पता वगैरह, इमरान ने भी संजीदा होते हुए पूछा। लेकिन बात क्या है? सर सुल्तान ने हैरान होकर पूछा। बात बहुत सीरियस है। जुलिया अचानक एक पुरस्कार बीमारी का शिकार हो गई है। उसे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे हैं और डॉक्टर सिद्दीकी समेत तमाम डॉक्टर्स इस मर्ज़ का तशखीस करने में नाकाम रहे हैं। मैंने एक बूढ़े डॉक्टर ग्राहम से बात की तो इन्होंने मुझे बताया है कि थोड़ी देर पहले टेलीविज़न पर किसी डॉक्टर कारगिल का इंटरव्यू नशर हुआ है। इसमें इसने इस बीमारी की तफसीलात बताई हैं, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। ओह अच्छा, ठीक है, मैं मालूम करता हूँ। फिर तुम्हें कहाँ इतला दूँ? मैं दानिश मंजिल जा रहा हूँ, आप वहाँ फ़ोन कर लें, इमरान ने कहा, और दूसरी तरफ से ओके के अल्फाज सुनते ही इसने रिसीवर रखा और फिर कार में बैठकर वो दानिश मंजिल की तरफ बढ़ गया। टेलीफोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठे डॉक्टर कारगिल ने रिसीवर उठाया। यस डॉक्टर कारगिल ने तेज़ लहजे में कहा। आपकी कॉल है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही क्लिक की आवाज़ उभरी। हेलो, जैकल स्पीकिंग। क्लिक की आवाज़ के साथ ही जैकल की आवाज़ सुनाई दी। यस, कारगिल बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? कारगिल ने नरम लहजे में कहा। हमने रेड क्रॉस के ऑफिस को तलाश करके इस पर कब्ज़ा कर लिया है। बड़ा छोटा सा दफ्तर है और इसमें 2 ही आदमी काम करते थे। हमने इनका खात्मा कर दिया है और इनकी जगह संभाल ली है। इस लड़की जूलिया के मुतालिक क्या रिपोर्ट है? काम कुछ आगे बढ़ा या नहीं? जैकल ने कहा। मैंने अभी टेलीविज़न पर इंटरव्यू दिया है जो बराह रास्त नशर हुआ है। कल सुबह के अखबारात में भी तफसीलात आ जाएंगी, लेकिन इस लड़की ने मुझे परेशान कर दिया है। मशीन जिस जगह की निशानदही कर रही है वहाँ सिरे से कोई अस्पताल ही नहीं है, एक प्राइवेट इमारत है, कारगिल ने जवाब देते हुए कहा। ओह, हो सकता है कि उसे अस्पताल में दाखिल ना किया गया हो, प्राइवेट तौर पर इलाज हो रहा हो। हाँ देखो, वैसे भी उसे मुसलसल बेहोश होने में 1-2 रोज़ लगेंगे। इस दौरान कोई ना कोई सूरत निकल ही आएगी, वरना फिर कोई और प्रोग्राम सोचेंगे। ठीक है, आप रेड क्रॉस ऑफिस का फ़ोन नंबर नोट कर लें। ज़रूरत पड़ने पर आप हमें कॉल कर सकते हैं ताकि हम अपना किरदार अदा कर सकें, जैकल ने कहा, और फिर इसने फ़ोन नंबर बताया तो कारगिल ने उसे लिखने की बजाय अपने जहन में महफूज कर लिया। ओके, मैंने याद कर लिया है नंबर, कारगिल ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो इस वक्त बतौर एक गैर मुल्की डॉक्टर के होटल शेरटन में ठहरा हुआ था। अभी इसने रिसीवर रखा ही था कि चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और डॉक्टर कारगिल के चेहरे पर कदरे हैरत के आसार उभर आए। यस डॉक्टर कारगिल ने रिसीवर उठाकर बावकार से लहजे में कहा। जनाब, मैं इस्तकबालिया से बोल रहा हूँ। एक साहब अली इमरान आपसे मिलना चाहते हैं। वो किसी मरीज़ के सिलसिले में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, भिजवा दें, कारगिल ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसकी आंखों में चमक सी उभर आई थी। मरीज़ के बारे में डिस्कस के लिए किसी का आना तो यही जाहिर करता था कि इसकी टीवी इंटरव्यू वाली तरकीब कामयाब रही है। हो सकता है यह आदमी इस लड़की का कोई अजीज़ हो, लेकिन लड़की गैर मुल्की थी और आने वाले का नाम मकामी था। यस कम इन, कारगिल ने लहजे को वकार बनाते हुए कहा। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और एक वजी और ख़ूबसूरत नौजवान अंदर दाखिल हुआ। तशरीफ़ लाइए, कारगिल ने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में कुर्सी से उठते हुए कहा। मेरा नाम अली इमरान है, आने वाले ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। वो बड़े गौर से उसे देख रहा था। मुझे डॉक्टर कारगिल कहते हैं, वैसा कामन से मेरा ताल्लुक़ है। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कारगिल ने इमरान से मुसाफ़ा करते हुए कहा। आपने आज टीवी पर इंटरव्यू देते हुए एक नई जहनी बीमारी का जिक्र किया है, ओकियोया हिस्टियान। मैं इसी सिलसिले में आया हूँ, इमरान ने कहा। आप डॉक्टर हैं? जी नहीं, डॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि एक अजीज़ा तकरीबन इसी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं। ओह, यहाँ पाकिस्तान में? अभी तक तो सिर्फ वेस्टर्न गारमेंट और इसके हमसाया मुल्क बोलीविया में इस बीमारी के चंद केसेस सामने आए हैं। बहरहाल फरमाइए,
इस बीमारी का इलाज भी दरियाफ्त हुआ है या नहीं? जी हाँ, हो गया है। वेस्टर्न कार्मन में एक प्राइवेट अस्पताल है, उसे वाटरेट कहते हैं। इसके चीफ सर्जन डॉक्टर कार्मन इसका इलाज करते हैं। इसके लिए दिमाग के कई ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तवील इलाज ज़रूरी है, लेकिन मरीज़ ठीक हो जाता है। मगर पहले ये तो तय हो जाए कि क्या वाकई आपकी अजीज़ा इस बीमारी में मुब्तला हैं। इसकी कोई ख़ास पहचान है? जी हाँ, मैंने इंटरव्यू में बताया है कि इसकी ख़ास पहचान ये है कि इस मर्ज़ के शिकार मरीज़ के दोनों कानों के पुष्ट पर हल्के नीले रंग की लकीरें सी नमूदार हो जाती हैं। ओह अच्छा, वैसे आज से पहले इस बीमारी के मुतालिक कहीं ना पढ़ा ना सुना गया है। ये बताएं कि ये बीमारी होती क्यों है? इमरान ने कहा, अभी इस पर रिसर्च जारी है। अभी तक सिर्फ इतना ही मालूम हो सका है कि जहनी खलियात में अदम तवाज़ुन पैदा हो जाता है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह अभी तक सामने नहीं आई। मैं डॉक्टर कार्मन का शागिर्द हूँ, इसलिए मुझे इस बीमारी के मुतालिक इतना मालूम है, वरना तो शायद अभी तक इस बीमारी के मुतालिक तफसीलात का इल्म दुनिया में किसी डॉक्टर को भी ना हो। पहला केस इस बीमारी का वेस्टर्न कार्मन में हुआ। डॉक्टर कार्मन इस पर रिसर्च शुरू कर रहे थे, लेकिन बज़ाहिर कुछ मालूम ना हो रहा था। चुनांचे उन्होंने बेहोशी के दौरान इस मरीज़ के दिमाग का ऑपरेशन किया तो इन्हें खलियात में सिर्फ अदम तवाज़ुन का एहसास हुआ। इस तरह कई ऑपरेशनों के बाद वो इस पर काबू पा सके। इसके बाद दूसरा केस बोलीविया में हुआ और वो भी इत्तफाक से वाटरेट अस्पताल में लाया गया। वो अभी तक ज़ेरे इलाज है। डॉक्टर कार्मन और मैंने इस सिलसिले पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, लेकिन अभी तक हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। डॉक्टर कार्मन इस सिलसिले में मुकम्मल रिसर्च के बाद ही कोई पेपर लिखने का इरादा रखते हैं। मैं रेड क्रॉस के एक प्रोग्राम के तहत यहाँ आया और इंटरव्यू में बस अचानक ही पुरस्कार बीमारियों की बात छिड़ गई, तो मैंने इसका जिक्र कर दिया। कारगिल ने तफसील बताते हुए कहा, क्या आप डॉक्टर कार्मन से मेरी बात करा सकते हैं? इमरान ने कहा, पहले ये बात तो तय हो जाए कि क्या वाकई आपकी अजीज़ा इस मर्ज़ में मुब्तला भी हैं या नहीं, क्योंकि ये बात मेरे लिए बेहद हैरत अंगेज़ है कि यहाँ इस मर्ज़ का मरीज़ मौजूद हो। तो इसके लिए आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी, आप चलकर मरीज़ा को ख़ुद देख लें। इमरान ने कहा, ओह ठीक है, मैं ज़रूर देखूँगा। किस हस्पताल में है आपकी मरीज़ा? कारगिल ने कहा, एक प्राइवेट हस्पताल है, मैं आपको साथ ले चलता हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कारगिल ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, तशरीफ़ लाइए। इमरान ने उठते हुए कहा और होटल से बाहर आकर इमरान ने उसे अपनी स्पोर्ट्स कार में बिठाया और थोड़ी देर बाद वो इस मखसूस हस्पताल में पहुँच गए। डॉक्टर सिद्दीकी साहब इस प्राइवेट हस्पताल के इंचार्ज हैं और ये हैं डॉक्टर कारगिल। इमरान ने कारगिल का तारुफ एक डॉक्टर से कराते हुए कहा और फिर डॉक्टर कारगिल ने बड़े मौज़बाना अंदाज में डॉक्टर सिद्दीकी से रस्मी गुफ्तगू की। अब इसके चेहरे पर कामयाबी की चमक उभर आई थी, क्योंकि मशीन ने भी इसी इमारत का क्वेश्चन दिया था और वो उसे बाहर से कोई रिहायशी इमारत समझ रहा था, लेकिन ये तो एक इंतहाई जदीद किस्म का अस्पताल था। उसे बस सिर्फ एक उलझन महसूस हो रही थी कि ये आदमी अली इमरान उसे जिन नज़रों से देख रहा था, इस लिहाज से कारगिल को कभी कभी महसूस होता था कि जैसे वो इसका जहन पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। इसकी छठी हिस्स चीख चीख कर कह रही थी कि बज़ाहिर ये आम सा नौजवान इसके लिए ख़तरा बन सकता है, लेकिन जाहिर है जब तक ख़तरा सामने ना आ जाए इस वक्त तक इसके मुतालिक कुछ सोचना फजूल था। इसलिए इसने अपने चेहरे पर कोई ऐसा तासुर पैदा ना होने दिया। आइए डॉक्टर कारगिल, मरीज़ा को देख लीजिए, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और कारगिल सर हिलाता हुआ इसके साथ एक कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में बेड पर एक इंतहाई खूबसूरत गैर मुल्की लड़की लेटी हुई थी। इसकी आंखें बंद थीं और वो इस वक्त बेहोश थी। उसे देखते ही कारगिल के लबों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उभर आई। अब तक उसे सिर्फ एक ही ख़तरा था कि कहीं बर्ड से शिकार के इंतखाब में गलती ना हो गई हो। बर्ड चूँकि इन मामलात में आज तक इंतहाई होशियार साबित हुआ था, इसलिए उसे गो बर्ड की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद था, लेकिन फिर भी इसके जहन में बहरहाल ख़तरा मौजूद था। लेकिन इस कमरे में दाखिल होते ही ये ख़तरा मुकम्मल तौर पर दूर हो गया। ये लड़की चेहरे के खदोखाल, कदोकामत और जिस्मानी बनावट के लिहाज से मुकम्मल तौर पर जैकी से मिलती थी। सिर्फ इसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाती तो फिर लॉर्ड बोमन चाहे कितना ही वहमी, चालाक और शक्की क्यों ना होता, वो कभी भी उसे पहचान ना सकता था। कारगिल बेड पर बेहोश पड़ी हुई लड़की पर झुका और इसने इसके दोनों कानों को पलटकर इस तरह देखा जैसे बड़े तज़ब्ज़ब के आलम में ऐसा कर रहा हो। हालांकि उसे मालूम तो था कि जो इंजेक्शन इस लड़की को बर्ट ने लगाया है, इसका लाजमी नतीजा ये है कि कान के पीछे लकीरें मौजूद होती हैं। ये लड़की वाकई ओक्यूया हिस्टियान की मरीज़ा है और इस दुनिया में ये मालूम शुदा तीसरा केस है। बहरहाल अगर ये लड़की डॉक्टर कार्मन की तहवील में पहुंच जाए तो ये बच जाएगी, वरना कारगिल ने जानबूझकर फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया।
क्या डॉक्टर कारमन से इस सिलसिले में बातचीत हो सकती है? करीब खड़े इमरान ने कहा। जी हाँ, हो तो सकती है, लेकिन बहरहाल वो प्राइवेट अस्पताल है, इसकी फ़ीस का ग्रेड भी बहुत ऊंचा है। अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि हम रेड क्रॉस को दरख्वास्त दें तो रेड क्रॉस वाले शायद इसके अखराजात अदा करने पर रजामंद हो जाएं। अखराजात की फ़िक्र ना करें डॉक्टर कारगिल, आप डॉक्टर कारमन से मेरी बात कराएं। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। ठीक है, मैं तो इसलिए कह रहा था कि ये लड़की गैर मुल्की है और आप मकामी हैं। यकीनन ये लड़की आपकी खून की रिश्ते वाली अजीज़ा तो नहीं हो सकती, इसलिए हो सकता है इंतहाई भारी अखराजात आप अदा ना करें। कारगिल ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। मैंने कहा है डॉक्टर, आप अखराजात की फ़िक्र ना करें, और ये लड़की खून के रिश्तों से भी ज़्यादा हमारी अजीज़ा है। इमरान का लहजा इस बार खासा तलख हो गया था। ओह, फिर ठीक है, आइए मैं बात करता हूँ, कारगिल ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर डॉक्टर सिद्दीकी के दफ्तर में आ गए। कारगिल ने जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और फिर इसमें से एक नंबर देखकर इसने सामने पड़े हुए कागज़ पर लिखा, और फिर डायरी वापस जेब में रखकर इसने कागज़ इमरान की तरफ बढ़ा दिया।